Hello and welcome on Zone Tech Online Education. So friends, today we will discuss BCTQ format build concept through question. Hereby we will discuss very important question series regarding MCQs in BCTQ format, and then we will discuss different subjects like geography, history, polity, economy of Rajasthan. हिंदी मीडियम के लिए हम बात करते हैं, हम यहाँ BCTQ फॉर्मेट के साथ यहाँ पे शुरू करेंगे। जो वेरी इंपॉर्टेंट जो MCQs है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों की यहाँ पे सीरीज़ चलेगी, जिसके अंदर हम लगभग 20 से 25 प्रश्नों की ओर यहाँ पे बात करेंगे, जिसके अंदर हर प्रश्नों के साथ जो कॉन्सेप्ट है, जो हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये सेशन आपका होगा राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का सेशन जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। वहाँ पे इसकी पूरी बात जो डिस्कशन होगा वो इस सब्जेक्ट को लेके होगा। सो स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is hereby regarding to Rajasthan geography and specially climatology, climatic division of Rajasthan. Question about according to Thorndike climate classification, the climatic region which of most Rajasthan is found is. हिंदी मीडियम के लिए यहाँ बात हो रही है। यह जो आपका प्रश्न है ये राजस्थान की भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित है, जहाँ पे राजस्थान की जलवायु की वर्गीकरण के लिए जो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है उसके आधार पर पूछा गया है कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो किस प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है जो राजस्थान का अधिकांश प्रदेश है, इसके लिए सिंबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास EAD, सेकंड CAW, थर्ड है DAW एंड फोर्थ है DBW। Exactly, I would like to tell you that previous classes we had discussed about Köppen climatic classification. जो लास्ट के हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हमने पढ़ा है, और इस क्लास में हमारा जो BCTQ फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है ये थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे व्हाट इज जलवायु, क्लाइमेट क्या है। सेकेंड, क्लाइमेट के बाद हमें समझना है ये थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है, और थर्ड है ये जो सिंबल हैं वो किस किस फिजियोग्राफिक डिवीज़न को डिनोट करते हैं। यहाँ सबसे पढ़ेंगे जलवायु क्या है। दूसरा हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो जितने भी संकेत आपको दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे कि ये जो संकेत है वो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेशों के लिए यहाँ पे निर्दिष्ट हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हम समझते हैं, हम डिफरेंस भी जानते हैं। ऑल वी नो अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर। हमें पता है जलवायु और मौसम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। when about say about climate is a total amount of climatic condition for long period over time. In fact, I would like to say that कि जो लंबे समय के लिए, हिंदी के लिए बता रहा हूँ, जो लंबे समय के लिए किसी भूभाग की जो वायुमंडलीय दशा है उसे कहा जाता है क्लाइमेट। ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और जो वेदर होता है वो टोटल सम ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये आपका कहलाता है वेदर। जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड के अंदर होता है उसे मौसम कहते हैं, और जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उसे हमें उस भूभाग की जलवायु कहते हैं। अब हम बात करते हैं थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। थोड़ा इसको आप समझिए कि थॉर्नवेट ने यहाँ पे क्या कहा है। जो थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है, एग्जैक्टली थॉर्नवेट इज एन अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड दिस क्लासिफिकेशन वेरी सिमिलर टू कोपेन क्लासिफिकेशन, and Thorndike also emphasizes that vegetation is important indicator of climatic division। यानी यहाँ जो आपका थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है वो लगभग जो कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसके सिमिलर ही है। दूसरी बात, ये जो थॉर्नवेट क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं इन्होंने भी जो वेजिटेशन को इम्पोर्टेंट माना है। इन्होंने माना है कि जो वनस्पति है वो किसी भूभाग की जलवायु को निर्धारित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे तापमान और वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वेपोराइजेशन एंड टेम्परेचर, इसको भी यहाँ इम्पोर्टेंट माना है। इन्होंने ये माना है कि जो प्लांट है, वेजिटेशन है, वनस्पति है, इसके विकास के लिए यहाँ पे तापमान और वर्षा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्षण की प्रभाविता कितनी है, या इसे कहें प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस कितनी है। और दूसरा कि यहाँ पे जो आपका तापमान है वो कितना है, तापमान दक्षता जिसे कहा जाता है।
टेम्परेचर एफिशिएंसी ये कितनी, टोटल बेसिक ये है। आपने पढ़ा था कोपेन, कोपेन के अंदर तो सिंपली बात की थी, वेजिटेशन के ऊपर एम्फेसिस था, रेनफॉल और टेम्परेचर के साथ। और ये थॉर्नवेट है, ये कह रहे हैं कि वेजिटेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, ये क्लाइमेटिक डिवीजन को डिनोट करती है, बट साथ साथ जो यहाँ पे वर्षण प्रभाविता है या इसे कहा जाए प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, ये भी इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। और साथ में टेम्परेचर एफिशिएंसी, जो तापमान दक्षता है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें बात की हैं। जो फर्स्ट बात की है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, और सेकंड है इसके अंदर टेम्परेचर एफिशिएंसी। ये दो बातें की हैं, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर एफिशिएंसी। अब हम इसके मैप के अंदर चलते हैं। आपको देख रहा है राजस्थान का ये क्लाइमेटिक डिवीज़न है, ये मैप है फिजियोग्राफिक। इसके अंदर यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग। और हम जानते हैं कि राजस्थान को जो जनरल अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, उसके अंदर हम जानते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न रीजन है वो एरिड रीजन के अंदर आता है। प्रीवियस क्लास में भी आपको मैंने बताया कि जो वेस्टर्न पार्ट है इट्स इंक्लूडेड ड्राई और एरिड कंडीशन, ये जो आपका है वो शुष्क क्षेत्र होता है। उसके बाद वाला यहाँ का जो अरावली वाला रीजन, आप यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ का जो अरावली वाला रीजन और यहाँ से वेस्टर्न राजस्थान के बीच का पार्ट जो शेखावटी रीजन है, मिडल राजस्थान है, वो आपका एरिया होता है अर्धशुष्क, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको डिवाइड करती है शुष्क और अर्धशुष्क में। अब उसके बाद आपका जो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, उसके ईस्टर्न वाला पार्ट होता है वो एक तरीके से होता है उपार्द्र या सेमी एरिड। और यहाँ से फिर लास्ट यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़, कोटा बारा वाला ये जो एरिया होता है वो आर्द्र एरिया होता है, यानी ह्यूमिड एरिया होता है, जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो वर्षा की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीजेस वेस्टर्न टू ईस्टर्न, यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, यहाँ लेस देन 20 सेंटीमीटर है। आप अर्धशुष्क में आओगे सेमी एरिड में, तो यहाँ पे हो जाएगी 20 to 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप सेमी ह्यूमिड के अंदर आओगे, उपार्द्र के अंदर आओगे, तो यहाँ 40 to 60, और जो आर्द्र है ह्यूमिड रीजन है वहाँ पे 60 प्लस हो जाएगी, सेंटीमीटर प्लस हो जाएगी यहाँ पे रेनफॉल। दूसरी बात, जब आप यहाँ शुष्क की बात कर रहे हैं या एरिड की बात कर रहे हैं, जो शुष्क हमारा जलवायु क्षेत्र है, वहाँ पे जो वनस्पति होगी वो मरुद्भिद होगी, या इसे कहा जाता है ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। दूसरा, यहाँ पे वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। आप जानते ही हैं कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर सन की इंटेंसिटी, जो सोलर रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, सौर्य विकिरणों की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो साथ में यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का जो वेदर है वो एक तरीके से ड्राई वेदर होता है। फिर आप अर्धशुष्क के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से स्टेपी जलवायु होती है। यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी बढ़ जाती है, 20 to 40 सेंटीमीटर हो जाती है, और ग्रासलैंड टाइप होता है, सवाना ग्रासलैंड की टाइप यहाँ पे वेजिटेशन होता है। उसके बाद आप थोड़ा और इस तरफ आते हैं, अरावली पर्वतमाला की इस तरफ, और मैदान का जो भाग है वो आपका होता है उपार्द्र क्षेत्र। और इस उपार्द्र क्षेत्र में वर्षा की मात्रा हो जाती है वो 40 to 60 सेंटीमीटर। और फाइनली लास्ट जो हमारा ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन एक्चुअली होता है आपका एक तरीके से आर्द्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला एरिया, झालावाड़, बारा, कोटा, ये जो है अब तक आर्द्र है। और इसके अंदर रेनफॉल होती है 90 प्लस, मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ होती है। ये एक तरीके से आपका जनरल अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया। अब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन, थॉर्नवेट क्या कहते हैं उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। जो हम जानते हैं कि थॉर्नवेट ने दो चीज़ें दी थी यहाँ पे। एक तो बात की यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, या हिंदी में कहा जाता है वर्षण प्रभाविता। एक तो इंडिकेटर ये दिया, थॉर्नवेट सजेस्टेड टू इंडिकेटर, फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, वर्षण की प्रभाविता, और सेकंड इज टेम्परेचर एफिशिएंसी। जो सेकंड है वो दिया इन्होंने टेम्परेचर एफिशिएंसी, या इसे कहा जाता है तापीय दक्षता। इस चीज़ को समझिएगा आप। यानी थॉर्नवेट ये कहते हैं कि वनस्पति तो इम्पोर्टेंट है ही, मेन इंडिकेटर है ही, बट साथ साथ अगर आप यहाँ पे वर्षा और तापमान को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वर्षा तापमान से बात नहीं बनेगी। साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्षण की प्रभाविता कितनी है, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस कितना है, और टेम्परेचर एफिशिएंसी कितनी है। तापमान भी जो आप ले रहे हैं, जो वनस्पति के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है,
वो उसकी दक्षता कितनी, एफिशिएंसी कितनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे वर्षण प्रभाविता के साथ इन्होंने एक इंडेक्स दिया P/E। P/E का सेंस मीनिंग ये है कि प्रेसिपिटेशन, मंथली प्रेसिपिटेशन ऑब्लिक डिवाइडेड बाय आपका जो मंथली वेपोराइजेशन है उसका इंडेक्स दिया कि आपकी जो मासिक वर्षण की मात्रा कितनी है डिवाइडेड बाय मासिक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कितनी है। उस इंडेक्स के आधार पर अलग अलग जो फिगर आते हैं उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया कि ये ड्राई होगा, ये ह्यूमिड होगा, ये सेमी ह्यूमिड होगा। इस तरीके से बात की कि यहाँ पे वर्षण की मात्रा मंथली कितनी है और साथ में वेपोरेशन की मात्रा कितनी है मंथली। उसका जो डिवाइडेशन के साथ जो फिगर आता है, डिजिट आता है, उस डिजिट के आधार पर यहाँ पे बात की गई है 5 क्लाइमेटिक रीजन की, 4 क्लाइमेटिक रीजन की। उसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। दूसरी बात तापीय दक्षता। तापीय दक्षता में भी इसी तरीके से कि जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर कितना, इफेक्टिवनेस कितना, एफिशिएंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की थॉर्नवेट ने। अब हम बेसिकली इस पे चलते हैं राजस्थान के क्लाइमेट पे। एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिक चीज़ें थॉर्नवेट ने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया। अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू राजस्थान थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर क्लासिफाइड फोर्थ क्लाइमेटिक रीजन। फोर्थ किस तरीके से क्लाइमेटिक रीजन किए, इन्होंने अलग अलग नाम दिए। जैसे आप देखिए EAD, आपने फर्स्ट देखा होगा EAD। ये जो EAD है ये है आपका जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान है ये, इसके लिए EAD। और मैंने आपको अलग अलग सिंबल के बारे में बताया था कि अगर यहाँ पे A आता है, A वाला एरिया हमेशा ट्रॉपिकल होता है, B वाला लगभग स्टेपी, C टेम्परेट होता है, उपोष्ण होता है, और जो D वाला एरिया होता है ड्राई। इसी तरह से होता है स्मॉल W विंटर ड्राई होता है, कैपिटल स्मॉल S समर ड्राई, यानी शीतकाल के अंदर वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है। ऐसे अलग अलग सिंबल दिए, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उसके लिए अलग अलग सिंबल है, उसी के रेफरेंस में यहाँ पे है। अब ये जो EAD है ये वाला रीजन है, इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, या इंग्लिश में कहें ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेटिक रीजन। और ये ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेटिक रीजन है, इट्स वेस्टर्न पार्ट में आता है। आपका जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, इसके लिए यहाँ पे बात की गई है EAD। ये बात की है EAD की यहाँ पे थॉर्नवेट ने। अब यहाँ EAD की बात हो जाती है तो यहाँ की कुछ अपन वेदर कंडीशन भी देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या होंगे। ये वाला एरिया यहाँ पर सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, जो सूर्य का जो सौर विकिरण है उसका तापमान उसका ज़्यादा होगा, इससे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो साथ में आप पाएंगे वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ये रिलेशन है टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर। साथ ही यहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी, वेजिटेशन होगा, वो होगा ज़ेरोफाइटिक या इसे हिंदी में कहते हैं मरुद्भिद वनस्पति। हिंदी में कहा जाता है मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद वनस्पति का मतलब ये होता है, जब आप देखते हैं यूजुअली यू हैव सीन इट डेजर्ट प्लांट इन सेंस ऑफ नागफनी आपने देखा होगा, या थूर देखा होगा, या बबूल, ऐसा कोई भी आप डेजर्ट के अंदर प्लांट देखेंगे जो एरिड कंडीशन में है, तो वहाँ पे आप देखना कि जो प्लांट है उस प्लांट की, जैसे ये कोई प्लांट है, मरुद्भिद प्लांट है, आप देखिए इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत गहराई के अंदर जाएगी, इन डेप्थ रूट जाएंगी। क्यों जाएगी? इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ वाटर की ऐसी भी स्कैरसिटी है, जलाभाव की वहाँ पे कंडीशन है, तो वहाँ पे ये जो जड़ें हैं वो काफ़ी अंदर तक जाएंगी। दूसरा, यहाँ की इनकी जो लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, वो मॉडिफाइड हो जाएंगी इसके अंदर स्पाइन में, यानी जो पत्तियाँ हैं या पर्ण हैं वो कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? आप देखेंगे अगर पत्तियाँ हैं तो पत्तियों पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, अगर यही पत्तियाँ कन्वर्ट हो जाए स्पाइन में, तो स्पाइन में या कांटों में, तो वहाँ वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। दूसरी बात, इस प्लांट की जो सरफेस होती है, एपिडर्मिस होती है, वो एक तरीके से क्यूटिफाइड होती है, यानी क्यूटिकल होता है, इसके ऊपर वैक्सीन की लेयर होती है, जिससे पानी है इसके अंदर कम रिलीज हो या वेपोराइज हो। इस तरीके से पूरा टोटल इसका प्लांट का मेन मकसद होता है जल की संचय करना, जल को जो क्षरण होता है या इसके अंदर कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कम करना। तो मैंने आपको बता दिया जो EAD वाला रीज़न है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है थॉर्नवेट के अनुसार। दूसरा, यहाँ की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा,
और साथ में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोराइजेशन, वर्षण की वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज़्यादा होगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो रेनफॉल कम होगी, 20 सेंटीमीटर से भी कम, जो वर्षा की मात्रा है वो यहाँ पे कम होगी। और अगर इसके सिद्धांत के अनुसार चलें तो P/E का जो रेशो आता है वो P/E का रेशो भी इसके अंदर डाउन आएगा। इस तरीके से आपका हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब उसके बाद आप यहाँ आते हैं सेकंड वाले पोर्शन पे। तो सेकंड वाला पोर्शन आप देखते हैं DBW क्लाइमेटिक रीजन। ये जो DBW क्लाइमेटिक रीजन है, आप जानते हैं यहाँ गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये बीकानेर और चूरू, ये वाले जो एरिया हैं, इस एरिया के अंदर DBW क्लाइमेटिक रीजन, इसे कहा जाता है मिक्सचर ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, या इसे कहा जाता है जो शुष्क है और अर्ध शुष्क है, इसका एक मिला जुला यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर होती है। इसे मैं लिखता हूँ शुष्क प्लस अर्ध शुष्क, एरिड प्लस सेमी एरिड जोन क्लाइमेटिक रीजन होता है। और आप यहाँ देखते हैं वर्षा इसके अनुपात में कुछ ज़्यादा होती है, साथ ही इसके अंदर यहाँ पे स्टेपी टाइप ग्रासलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर भी इससे थोड़ा कम होगा। ये एक्चुअली इस तरीके की जो क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी शेखावटी क्षेत्र है उसके लिए DBW है। अब नेक्स्ट है DAW। आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका DAW। DAW का मतलब क्या है, ये है आपका DAW। ये DAW एक तरीके से जो मिडल राजस्थान है और थोड़ा सा सदर्न राजस्थान और साथ में ईस्टर्न राजस्थान, मेजरली जो पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं वो DAW के क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं। या इसे कहा जाए जो आपका ये वाला पूरा एरिया, आप यहाँ से देखो बाड़मेर से इधर की ओर जालोर, सिरोही, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, इधर की आप आ जाओगे धौलपुर, करौली वगैरह की, ये सब जो ज़िले हैं ये आपकी तरीके से आ जाएंगे इसके अंदर सेमी ह्यूमिड के अंदर। ये वाला जो एरिया होता है इसे कहा जाता है सेमी ह्यूमिड। सेमी ह्यूमिड का मतलब होता है उपार्द्र। सेमी ह्यूमिड मतलब उपार्द्र की तरह होता है। इसके अंदर कहने का मतलब जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इन रीजन के अंदर। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया होगा या वेजिटेशन होगी वो एक तरीके से डेसिडुअस प्लांट होते हैं, पर्णपाती वन, ये इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। और लास्ट आप ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला रीजन है एक तरीके से इसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उसके बाद उदयपुर है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, साथ में आप देखेंगे झालावाड़, कोटा, ये वाला जो एरिया है वो इसके अंदर आता है CAW। यहाँ पे स्थिति होती है अति आर्द्र की स्थिति, यहाँ मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, मानसून यहाँ मानसून टाइप के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। और आप देखना सागवान, टीक, टिम्बर, ये जो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, आम वगैरह, ये जो प्लांट्स इस रीजन में ज़्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके से आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू थॉर्नवाइट। थॉर्नवाइट के अनुसार मैंने बताया EAD जो आपका ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेटिक रीजन है, डेजर्ट का एरिया। सेकंड आप इसको सिंपली समझिए DBW। DBW को आपको एक ही याद रखनी है, जो शेखावटी वाला जो रीजन है वो आपका DBW होता है। DAW वाला जो रीजन है, DAW एक तरीके से आपका मिडल राजस्थान, मिडल विथ आपका ईस्टर्न राजस्थान, जो मध्य और पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं वो DAW के अंदर हैं। और आपका जो लास्ट सदर्न ईस्टर्न रीजन है, दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, साथ में बारा, झालावाड़ वाला जो एरिया है, ये CAW या अति आर्द्र के अंदर है। तो एक तरीके से ये पूरा क्लाइमेटिक रीजन हो गया। थोड़ा आप इसके अंदर यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया EAD। ये जो EAD है ये एक तरीके से ड्राई या एरिड है, इसे कहा जाता है शुष्क या सूखा क्षेत्र, जैसे पश्चिम राजस्थान। और पश्चिम राजस्थान के कौन कौन से जिले, जैसलमेर, बाड़मेर एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ जोधपुर, जो आपके EAD है उसके अंदर आपका आ गया जैसलमेर, दूसरा है जोधपुर, और तीसरा है इसके अंदर जो आपका बाड़मेर है, बाड़मेर वाला एरिया है वो इसके अंदर आ जाते हैं EAD ड्राई एरिया के अंदर। EAD के बाद हम बात करते हैं जो आपका DBW है। आप ये देखिए जो नेक्स्ट वाला है DBW, ये DBW है आपका एक तरीके से मिक्स्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, एरिड और सेमी एरिड, जो शुष्क और शुष्क जो जलवायु है इसके अंदर जो मिक्स्ड है वो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर एक तरीके से शेखावटी रीजन है, उसके अंदर शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु का एक तरीके से मिश्रण है। ये आपका DBW के अंदर डिनोट किया है थॉर्नवाइट ने। तीसरी बात है यहाँ पे
DAW, आप इस DAW को देखिए। ये जो DAW है वो एक तरीके से सेमी एरिड है। सेमी एरिड, इस DAW में मैक्सिमम जिले आते हैं राजस्थान के। अगर प्रश्न पूछा जाए किसके अंदर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कंक्लूड होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो आपको याद रखना है DAW। ये एक तरीके से सेमी एरिड एरिया है, या इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के अंदर आपके जो पूरे आ जाएंगे अलवर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, करौली, चित्तौड़, धौलपुर, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, जयपुर। ये जो ईस्टर्न राजस्थान का पूरा पार्ट है मिडिल राजस्थान के साथ, वो पूरा आपका DAW या सेमी एरिड अर्ध शुष्क में होता है। और जो फोर्थ है CAW, एक तरीके से ह्यूमिड है, यानी यहाँ पे आर्द्र ज़्यादा है या अति आर्द्र का एरिया। कौन कौन सा, जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है, कोटा, बारा, झालावाड़ है। जो आपके दक्षिण पूर्वी वाले ज़िले हैं वो इसके अंदर CAW में है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप ये जो सिंबल्स देख रहे हैं, क्लाइमेटिक ग्रुप देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे E क्या है, DBW, ये ऐसे कोई ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जिससे कोई भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई ना कोई तो सिंबल देंगे आप। जैसे आपने यहाँ से आपको यहाँ से जाना है हवा महल, तो आप हवा महल के लिए आप थोड़ा सा सिंबल दे देंगे कि मैं यहाँ से HM तक जा रहा हूँ, या कोई भी हो, जैसे कोई भी आप, उसके लिए आपको इनको सिंबलाइज करना पड़ता है। इसी के लिए अलग अलग सिंबलाइज किए कोपेन ने, थॉर्नवेट ने, ट्रिवार्था ने। तो यहाँ पे सिंबल का मतलब ये है, उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। अगर ए दे रहे हैं किसी को, ए का मतलब होता है एरिड, जो शुष्क वाला एरिया, उसके लिए उन्होंने ए को फाइनल किया। बी के लिए जैसे होता है कि जैसे स्टेपी हो, सेमी एरिड हो, तो उसके लिए बी डिनोट कर दिया। सी के लिए बात की, जो टेम्परेट हो, उपोष्ण हो, उसके लिए सी की बात की। उसके बाद डी की बात की, तो डी का डेजर्ट, जो ड्राई है। ऐसे अलग अलग सिंबल दिए। बेसिकली ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपको समझना ये है कि ये किसको डिनोट करते हैं, ये क्लाइमेटिक ग्रुप, और साथ में ये इनका एक्सटेंशन का है, ये किस किस जिलों के अंदर ये क्लाइमेटिक ग्रुप के अंदर इसने क्लासिफिकेशन किया है। तो सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा पूरा हो गया थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया। थॉर्नवेट ने ये कहा था कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो कोपेन की बात लगभग तक सही है, बट साथ में थॉर्नवेट ने ये भी बताया कि यहाँ पे दो इंडिकेटर जो आप वर्षण और तापमान कह रहे हैं, वो भी ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वर्षण की प्रभाविता कितनी है। इंडेक्स कितना है, P/E, इसके अंदर अलग डिजिट है, वो आप बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, मैंने आपको बताया नहीं। हर डिजिट के अकॉर्डिंग जितना इसका वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर अलग डिवाइड किया है, सेमी एरिड, एरिड, उसके बाद ह्यूमिड, इस तरीके से अंदर डिवाइड किया है। बट आपके लिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे जो थॉर्नवेट है, इन्होंने कहा है कि जो वर्षण की प्रभाविता और तापमान की दक्षता, इसके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन कहा है। और साथ में थॉर्नवेट ने ये भी कहा है कि सिर्फ तापमान और वर्षा से काम नहीं चलेगा, चलेगा तो उससे चलेगा कि आखिर तापमान की दक्षता कितनी है, एफिशिएंसी एग्जैक्टली कितनी है। और दूसरी बात, जो आपकी जो वर्षण की प्रभाविता है वो कितनी है। वर्षण की प्रभाविता इन सेंस ऑफ कि जो मंथली आपका जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है और साथ में आपका मंथली वेपोरेशन हो रहा है, वो कितना वैल्यू आता है। दूसरी जो तापीय दक्षता के बारे में बात की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो प्लांट है, वेजिटेशन है, वो टेम्परेचर यूज़ कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग थॉर्नवेट ने क्लासिफिकेशन दिया है, EAD, DBW, DAW और CAW। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना। क्वेश्चन है, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, इन विच परसेंटेज ऑफ राजस्थान इज। यहाँ पे बात की गई है, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू राजस्थान ज्योग्राफी स्पेशलाइज्ड रिवर एंड देयर प्रोजेक्ट। यहाँ पे बात की माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है इसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, पार्टनरशिप कितनी, शेयरिंग कितनी है। तो ये जो आपकी माही बजाज सागर का जो प्रश्न है, उसके साथ आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 45%, 30%, 55% एंड 60%। और आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपका है माही डैम है। थोड़ा सा इस डैम के ऊपर चर्चा करते हैं कि डैम एग्जैक्टली क्या है, और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या आंसर होगा इस चार ऑप्शंस में। तो यहाँ पे जो राजस्थान का परसेंटेज होगा, वो परसेंट होगा आपका 45%। बेसिकली माही बजाज सागर प्रोजेक्ट सिचुएटेड एंड लोकेटेड इन राजस्थान एंड गुजरात, और बेसिकली डैम सिचुएटेड इन राजस्थान एंड स्पेसिफिकली इन राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट।
a dam across river Mahi river, and main purpose of this project is hydroelectric power generation and then irrigation, supply of water। यानी माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर राजस्थान का परसेंटेज है 45% और बाकी का रिमेनिंग है 55, ये आपका गुजरात का है। दूसरी बात, यहाँ पे अलग अलग 3 स्टेप्स हैं जो ये प्रोजेक्ट चला है माही बजाज सागर, वो अलग अलग 3 चरणों के अंदर ये प्रोजेक्ट चला है। और आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, वहाँ पे बोरखेड़ा गांव के पास में ये माही डैम बना हुआ है, माही बांध। दूसरी बात, ये जो माही डैम है इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1972 के अराउंड हुआ था और इसकी जो नींव रखी थी वो नींव रखी थी तत्कालीन वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। ये तो इसका हो गया हिस्टोरिक बैकग्राउंड। दूसरी बात हम बात करते हैं जोग्राफिकली, तो इसके जो चरण है वो 3 चरणों में ये माही डैम प्रोजेक्ट चला है। जैसे फर्स्ट चरण या फर्स्ट स्टेप या इनिशिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बना है माही बजाज सागर बांध या माही डैम कह सकते हैं, माही बांध। और आप ये भी जानते हैं इसे बजाज सागर परियोजना भी कहा जाता है, बजाज सागर परियोजना भी कहा जाता है। इट्स नेम्ड आफ्टर जमनालाल बजाज, अ फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान। यानी जो माही बजाज सागर में जो बजाज सागर नाम, इससे बजाज नाम दिया गया है, ये जमनालाल बजाज के नाम से आप जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके व्यक्तित्व से नाम लिया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो फर्स्ट चरण आता है उसके अंदर माही बांध का निर्माण होता है बांसवाड़ा के अंदर। दूसरा जो चरण आता है इसके अंदर कैनाल सिस्टम या कहा जाता है नहर विकास प्रणाली बनती है अलग अलग इरिगेशन के लिए। और जो तीसरा चरण आता है उसके अंदर यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर ग्रिड है उसके लिए होता है। यानी जो 146 मेगावाट की अभी क्षमता है वहाँ पे विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई। फर्स्ट में बांध का निर्माण, सेकंड के अंदर नहर प्रणाली और थर्ड के अंदर यहाँ जल विद्युत ग्रह। यानी इंग्लिश में कहें, फर्स्ट में यहाँ पे माही डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, सेकेंड यहाँ पे कैनाल सिस्टम्स डेवलप होती हैं और थर्ड के अंदर यहाँ पे जो पावर जनरेशन है वो यहाँ पे होता है इस माही डैम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 45% इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू राजस्थान हिस्ट्री एंड स्पेशली मैन डायनेस्टी ऑफ राजस्थान इन योर सिलेबस पॉइंट। ये आपका जो प्रश्न है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है, जहाँ पे आपके विशिष्टतः यहाँ पे मेंशन किया गया सिलेबस में कि राजस्थान इतिहास के प्रमुख राजवंश। इसके अंदर बात की गई है निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। In the court of which of following Maharaja Gandharva Baisi was present in the form of 22 poets, 22 astrologers, 22 musicians and the subject expert? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा मान सिंह एंड महाराजा भगवत सिंह। ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से राइट करना है गंधर्व 22। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा आंसर है इसका। राइट आंसर है इसका महाराजा प्रताप सिंह। बहुत से लोगों ने राइट आंसर दिया भी है। महाराजा प्रताप सिंह इज द राइट आंसर। ही फॉर्म गंधर्व बाईसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 22 poets, 22 astrologer, 22 म्यूजिशियन एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यानी जो राजा प्रताप सिंह थे, महाराजा प्रताप सिंह थे, इन्होंने गंधर्व 22 यहाँ पे एक स्कॉलर ग्रुप था, विशेषज्ञों का ग्रुप, जिसके अंदर 22 एस्ट्रोलॉजर हैं, 22 पोएट हैं, 22 म्यूजिशियन हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। एक तरीके से स्कॉलर ग्रुप था यहाँ पे, और ये स्कॉलर ग्रुप का निर्माण किया था महाराजा प्रताप सिंह। अब महाराजा प्रताप सिंह के बारे में एक और चीज़ आप समझते हैं, हवा महल। ही हैज़ क्रेडिटेड टू कंस्ट्रक्ट हवा महल इन 1799 एंड हवा महल का जो वास्तुकार था, मैन आर्किटेक्ट ऑफ हवा महल इस लालचंद उस्ता। और आप हवा महल के बारे में ये भी जानते हैं, इसके अंदर बहुत से हवा के लिए झरोखे हैं, इसलिए इसे एयरफोर्ट या हवाई किला भी कहा जाता है। इसके लिए अलग अलग मंदिर है, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, ऐसे 5 अलग अलग मंदिर हैं और उसके बारे में बात की गई है एक तरीके से। और यहाँ पे कर्नल टॉड ने यह भी कहा है कि इससे सुंदर कोई मैंने मीनार नहीं देखी। ये एक तरीके से आपका हो गया गंधर्व 22 महाराजा प्रताप सिंह के संबंध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर इन राजस्थान डायनेस्टी, राजस्थान हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग किंग्स ऑफ नाउन बाय टाइटल्स ऑफ अभिनव भट्टाचार्य, हिंदुस्तान, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से इसको नवाजा गया है? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर देखते ही पता चल जाता है, दिस इज राइट आंसर, राणा कुंभा। इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू मच मोर एम्फेसिस ऑन राणा कुंभा एंड राणा कुंभा आर्किटेक्चर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राणा कुंभा, अगर आप राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं या राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ रहे हैं। अब राणा कुंभा के बारे में बात करते हैं तो हम जानते ही हैं राणा कुंभा जिसके फादर थे मोकल और उनकी मदर थी सौभाग्य देवी। अब यहाँ पे जो मोगल की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद ये जो कुंभा है वो वहाँ के मेवाड़ के उत्तराधिकारी बनते हैं। अब कुंभा के उत्तराधिकारी या शासक बनने के बाद 2 चीज़ें प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट चीज़ है कि इन्हें अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है, रिवेंज, मर्डर ऑफ हिज फादर। और थर्ड है यहाँ, सेकंड है कि यहाँ पे जो रणमल चौहान है इसका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, बढ़ते प्रभाव को रोकना, यानी जो इन्फ्लुएंस ऑफ रणमल चौहान है उसके लिए यहाँ पे इस चीज़ को रोकना। ये 2 चीज़ें इसके लिए मेन प्रॉब्लम रही थी महाराणा कुंभा के टाइम में। दूसरा बात, जो रणमल राठौड़ थे इनका मेवाड़ में प्रभाव पड़ता रहा था। अब रणमल राठौड़ का जो प्रभाव है वो तो इन्होंने क्या किया, जो हंसाबाई थी उनकी जो दासी थी भारमली, उसके थ्रू पॉइजन दे के रणमल राठौड़ को ख़त्म कर दिया। ये बात राव जोधा को पता चली, ये सब हिस्ट्री की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राव जोधा को बात पता चली, वो मंडोर चले गए। फिर बाद में आपने देखा होगा, बाद में इसमें आवल बावल की संधि होती है 1457 इन कॉन्टेक्स्ट टू बॉर्डर डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सीमा का निर्धारण होता है वो अवल बावल की संधि के बीच में होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो उसके फादर के बदला, मोकल का जो बदला लिया जा रहा था वो चाचा मेरा का, वो राणा कुंभा ने क्या किया, जो सारंगपुर का युद्ध हुआ इन 1437 के अंदर महमूद खुलजी और राणा कुंभा के बीच में, तो वहाँ पे इन चाचा मेरा की यहाँ पे हत्या करवा दी गई थी। एक तरीके से हिस्ट्री का पार्ट है राणा कुंभा की। और राणा कुंभा के बाद आप जानते हैं उदान इसकी पितृहंता कहला गया मेवाड़ का। अब हम बात करते हैं बेसिकली इस आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन पे। तो राणा कुंभा कौन है ये आप जानते हैं, ही इज़ फादर ऑफ, राणा कुंभा इज फादर ऑफ राजस्थान आर्किटेक्चर। जो राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके जनक हैं राणा कुंभा। दूसरी बात, ये जो राणा कुंभा है उसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किया है। ही हैज़ बिल्ड 32 फोर्ट आउट ऑफ 84 फोर्ट इन राजस्थान। तीसरी बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट फिगर आउट होती है कि राणा कुंभा को अलग अलग एंटाइटल्ड किया गया है, अलग अलग उपाधियाँ दी गई हैं। जैसे इसके अंदर बात की गई है हिंदू सुल्तान, आप ये देख रही हैं हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम शासकों को पराजित करने वाला, इसलिए इन्हें हिंदू सुल्तान की बात की है। दूसरी बात है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य का मतलब होता है कि इन रेफरेंस टू म्यूजिक्स, जो संगीत के बारे में इनका जो नॉलेज है, ज्ञान है, इसके लिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य के बारे में बात की है। सेकंड हम बात देखते हैं छाप गुरु राय रायन। राय रायन या राणो रासो भी कहा जाता है इसे, राणो रासो। राणो रासो का मतलब क्या होता है, जो विद्वान है उसको आश्रय देना। राय रासो का मतलब है जो दूसरे शरणागत आते हैं उनको भी यहाँ आश्रय देना। साथ ही आप देखेंगे हाल गुरु भी कहा गया है। हाल गुरु मतलब जो हिल फोर्ट है, गिरी दुर्गों के निर्माण के कारण हाल गुरु कहा गया। छाप गुरु भी है। ऐसे अलग अलग इन्हें उपाधियाँ दी गई हैं। उपाधि आपको कुंभा के संबंध में याद रखनी है। दूसरी बात, कुंभा के बारे में दूसरी बात है कि इन्होंने संगीत के लिए, म्यूज़िक में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अलग अलग ग्रंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इनके जो पोएट थे, इनके गुरु थे, वो थे सारंग व्यास। दूसरा, इन्होंने संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूर प्रबंध, उसके बाद रसिक प्रिया, ऐसे अलग अलग जो संगीत से संबंधित ग्रंथ हैं उनकी रचना भी इन्होंने की है। दूसरा, इनकी जो स्थापत्य कला के अंदर देखेंगे तो अलग अलग फोर्ट का निर्माण किया राजस्थान में। जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट है, बसंतगढ़ है, अचलगढ़ है, भोमट है, ऐसे इनके दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया। और इनके जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार थे मंडन। ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ राणा कुंभा के बारे में। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस राणा कुंभा के बारे में तो आप जानते ही हैं इनके समय में राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभ भी लगभग राणा कुंभा के समय में प्रारंभ होता है। एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर के एक फादर हैं, आप मान सकते हैं। जो राजस्थान का जो आर्किटेक्चर है उनके ये फादर कहा जाते हैं, राजस्थान स्थापत्य कला के जनक कहा जाते हैं। और मैंने आपको टाइटल बता दिए, इन टाइटल की मीनिंग भी बता दी। अभिनव भट्टाचार्य क्या है, राणो रासो क्या है, हाल गुरु क्या है, राजगुरु क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं
ये थोड़ा सा टेक्स्ट है, इसके अंदर बताया गया है कि महाराणा कुंभा और राणा कुंभा वाज द रूलर ऑफ मेवाड़। जो राणा कुंभा थे वो मेवाड़ के राजा थे, किंग थे। अ स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया बिटवीन 1433 एंड 1468 AD। राणा कुंभा बिलोंग्स टू सिसोदिया क्लैन ऑफ राजपूत। जो राणा कुंभा है, इनका संबंध जो सिसोदिया शाखा है राजपूत की, उससे संबंधित है। महाराणा कुंभा वाज सन ऑफ राणा मोकल ऑफ मेवाड़ एंड हिज वाइफ सौभाग्य देवी। यानी जो महाराणा कुंभा है, उनके पिता का नाम मोकल और उनकी जो माता का नाम है वो सौभाग्य देवी है। When all India was under the rule of Muslim, the Rajput king Rana Kumbha stood and held the Hindu flag। यानी ये समय था कि लगभग सभी इंडिया के जो जितने भी शासक थे वो लगभग मुस्लिम शासक थे। उनके समय में भी राजपूत जो किंग राणा थे, कुंभा थे, वो बिल्कुल मजबूती से खड़े रहे हिंदू ध्वज के साथ। एट द टाइम मेवाड़ वाज द ओनली मेजर स्टेट विच वाज इंडिपेंडेंट। यानी कहने का मतलब जितने भी मुस्लिम शासक यहाँ पे रहे, मुस्लिम पावर या आधिपत्य की बात की गई अलग अलग रियासतों में, बट यहाँ पे मेजर स्टेट जो इंडिपेंडेंट था वो मेवाड़ था, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ राणा कुंभा। दूसरी बात आप देखेंगे, ये आपका कुंभलगढ़ फोर्ट है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किया था, कुंभलगढ़ फोर्ट। और आप इसके बारे में जानते ही है, इसे कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी दीवार। दूसरी बात आप इस कुंभलगढ़ के अंदर देखेंगे तो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग का अगर प्रकार देखें तो ये गिरि दुर्ग के अंदर आता है। जो हिल फोर्ट है वो इसके अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग को रखा गया है। दूसरी बात, ये जो कुंभलगढ़ है उसके बारे में बात की गई है कि इसका जो निर्माण है वो एक तरीके से जो अशोक का पुत्र था संप्रति, उसके जो अवशेष हैं उस अवशेष पर इस महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किया। या एक इतिहासकारों का एक धड़ा ये भी कहता है कि इसका निर्माण उनकी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में किया है। दूसरा, आप कुंभलगढ़ के अंदर देखेंगे उड़ाना राजपूत की छतरी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको उस कुंभलगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगी। दूसरा आप देख रहे हैं ये विक्ट्री टावर, इसे कहा गया है विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ भी आप जानते हैं जिन 1437 के अंदर सारंगपुर युद्ध हुआ था इन बिटवीन महमूद खिलजी एंड महाराणा कुंभा, एंड महाराणा कुंभा डिफीटेड महमूद खिलजी एंड इन रेफरेंस ऑफ विक्ट्री ही बिल्ट दिस विक्ट्री टावर। यानी जो महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में जो युद्ध हुआ था सारंगपुर का, इस कुंभा के बीच में युद्ध होने के बाद इन्होंने जीत के उपलक्ष्य के अंदर, मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये विक्ट्री स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किया। ये एक तरीके से 9 मंजिला है, 9 फ्लोर है, और इसकी फर्स्ट मंजिल पे विष्णु भगवान की मूर्तियाँ इसके अंदर उत्कीर्ण हैं और इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा गया है। ये आपका हो गया एक तरीके से महाराणा कुंभा के संबंध में। मैंने आपको पूरा बता दिया, इनकी जो उपाधियाँ बताई, टाइटल्स बताए, साथ में इनका जो स्थापत्य कला में योगदान है उसकी बात की, और तीसरी बात इसके संबंध में जो भी इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। हु वाज द लीड द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन कोटा स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो क्वेश्चन है वो आपकी राजस्थान के 1857 की क्रांति के संबंध में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके राजस्थान हिस्ट्री का, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है अलग अलग कौन कौन सी कैंटोनमेंट राजस्थान में बनी, उस कैंटोनमेंट के अंदर आप देखेंगे छावनियों के अंदर किस किस ने इसका लीडरशिप किस किस के हाथ में थी। साथ ही आपको ये भी पूछा जाता है कुछ समय वहाँ पे जो एजीजी थे, एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो कौन थे। ये आपको चीज़ें यहाँ पे इसमें याद रखनी है। अगर हम राजस्थान रिवॉल्ट की बात करते हैं तो थोड़ा हम समझते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन 20 March of 1857, Mangal Pandey has revolted at Barakpur cantonment, and this revolt spread over maximum entire area of UP, Bihar and border of Rajasthan. And unfortunately, Rajasthan rulers did not support this revolution, instead of helping ब्रिटिश गवर्नमेंट टू क्रशिंग डाउन दिस रिवॉल्ट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1857 की जो क्रांति है वो एक तरीके से डिस्क्राइब की गई है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट एवर ऐसा था जब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, उनमें जागृति आई ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, ये फर्स्ट एवर था। दूसरी बात यहाँ पे मैंने बताई कि यहाँ पे जब सबसे पहले मंगल पांडे जो बैरकपुर कैंटोनमेंट में थे, उन्होंने सबसे पहले इस रिवोल्ट को यहाँ पे स्टार्ट किया, और बाद में इट स्प्रेडेड आउट
एंटायर यूपी बिहार एंड बॉर्डर ऑफ राजस्थान, साथ में पूरे ये यूपी बिहार का जो एंटायर नदर्न इंडिया है वहाँ के साथ साथ ये जो राजस्थान के बॉर्डर्स एरिया है वहाँ तक भी धीरे धीरे ये जो इसकी मशाल है, इसकी आग है जो क्रांति की, वो फैलने लगी। अब यहाँ एक बात ये भी है कि यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि जो राजस्थान के रूलर्स हैं, जो किंग है, इन्होंने इस 1857 की क्रांति को सपोर्ट नहीं किया। बजाय इन्होंने सपोर्ट करने के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो दमनकारी नीतियों का समर्थन किया, उनको हेल्प की। ये एक तरीके से 1857 की क्रांति का कॉन्टेक्स्ट है, ये थीम है और बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं, जब हम 1857 की बात करते हैं तो आप इस मैप में देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सैनिक छावनियाँ या कैंटोनमेंट थे। ये प्रश्न है जो सुपरफिशियल है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये मैप देख रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग छावनियाँ हैं या कैंटोनमेंट है, उसके अंदर टोटल 6 थी। 6 कैंटोनमेंट थी, जिससे आपने देखा होगा नीमच मध्य प्रदेश, नसीराबाद, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। नीमच आप एमपी में, नसीराबाद अजमेर, देवली है टोंक के अंदर, ब्यावर अजमेर में, एरिनपुरा पाली, खेरवाड़ा उदयपुर। ये यहाँ पे 6 कंपनी इसके अंदर छावनियाँ थी 1857 के अंदर। मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक तरीके से ये आपके अलग अलग इसके अंदर एरिनपुरा है, खेरवाड़ा है, इसके बाद आप यहाँ देखोगे ब्यावर है, देवली है, नसीराबाद, इस तरीके से मैप के अंदर भी मेंशन है ये कैंटोनमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे रिवॉल्यूशन के अंदर। राजस्थान पॉलिटिकल एजेंट इन रिवॉल्यूशन, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो आप जानते हैं कि एरिया पूरी तरीके से ब्रिटिश पावर के अंडर था और वहाँ पे एजीजी थे, एक जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो अलग अलग रियासतों के अंदर अलग अलग तैनात थे। जैसे कोटा के अंदर मेजर बर्टन, जोधपुर के अंदर मैकमेजन, भरतपुर के अंदर मॉरिसन, जयपुर के अंदर ईडन और उदयपुर के अंदर शावर्स। जैसे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड और आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी ये चीज़ें पूछती रहती हैं कि अकॉर्डिंग किस तरीके से ये चीज़ें हैं, कौन से पॉलिटिकल एजेंट किसके अंदर है। बर्टन आप जानते ही हैं कोटा के अंदर, और ये आपका जो सवाल है वो भी इस कोटा से संबंधित है जो मैंने आपसे पूछा है। जैसे आपका क्वेश्चन कहता है कि कोटा के अंदर इस महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। ऑप्शन है नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिंग, लाला हरदयाल, महावत खां, खुशहाल सिंह, राम सिंह, लाला जयदयाल और मेहराब खां। इसके अंदर आपको राइट करना है कौन सा ऑप्शन है। आप नाम से समझ गए होंगे, लाला जयदयाल और मेहराब खां ये जो थे, इन्होंने कोटा के अंदर 1857 की जो रिवॉल्ट है उसको लीड किया था। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं 1857 रिवॉल्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो एजीजी थे उसका हेडक्वार्टर अजमेर में था और फर्स्ट हमारे एजीजी थे वो थे यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस। आपको याद रखना है पैट्रिक लॉरेंस है वो फर्स्ट एजीजी थे राजस्थान में, उनका फर्स्ट हेडक्वार्टर अजमेर में था, बाद में ट्रांसफ़र हो गया था माउंट आबू के अंदर। दूसरी बात है इसके अंदर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैट्रिक लॉरेंस फर्स्ट था एजीजी, और साथ में आप देखिए कि यही जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे कोटा के विद्रोह के बारे में, उसमें पूरी बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है संपूर्ण राजपूताने में क्रांति का सुनियोजित आरंभ वास्तव में जो जन विद्रोह था, और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 जो छावनियाँ हैं और जहाँ जहाँ पे 1857 की क्रांति हुई, जैसे नीमच में कब हुई 3 मई, उसके बाद आप देखेंगे एरिनपुरा में 21 अगस्त को हुई, कोटा में 15 अक्टूबर को। तो ये जो डेट्स हैं आपको याद रखना है, ईयर तो कांस्टेंट रहेंगे 1857 के अंदर हैं, बाकी जो अलग अलग डेट्स हैं अलग अलग छावनियों के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, तो आपको याद रखना है उस कैंट के अंदर किस डेट पे ये रिवॉल्ट यहाँ पे इनिशिएट हुई थी। तो कोटा के अंदर आपको फर्स्ट फैक्ट याद रखना है 15 अक्टूबर 1857, और कोटा के जो लीडर्स थे वो थे नायक जयदयाल और मेहराब खां। ये जो दो थे जयदयाल मेहराब खां, उनके नेतृत्व में भवानी और नारायण नाम की 2 सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया। विद्रोह के समय आपको ये भी ध्यान रखना है कोटा के नरेश कौन थे, महाराव राम सिंह द्वितीय। ये भी चीज़ याद रखनी है, महाराव राम सिंह द्वितीय उस समय वहाँ के तत्कालीन राजा थे, जिन्हें विद्रोहियों ने 6 माह से अधिक समय तक बंदी बनाए रखा। और यहाँ के नरेश महाराव राम सिंह द्वितीय को करौली नरेश मदनपाल सिंह ने 1857 में मुक्त करवाया था। कोटा विद्रोह को एच.सी. रॉबर्ट्स, ये आपको याद रखना है, एच.सी. रॉबर्ट्स द्वारा 30 मार्च 1858 के अंदर
इसको दबाया गया था। यानी जो स्टार्ट किया गया था एक तरीके से 15 अक्टूबर 1857 में इन लीडरशिप ऑफ जयदयाल एंड मेहराब खां। एंड इन्होंने इस समय के जो वहाँ पे तत्कालीन जो राजा थे, उस समय में राजा थे महाराव राम सिंह द्वितीय। जब इन विद्रोही ने इस महाराव राम सिंह को भी 6 महीने तक लॉक कर दिया था और इनकी जो सहायता की थी करौली के राजा मदन पाल ने इनको मुक्त करवाया था। साथ ही यहाँ पे जो कोटा के विद्रोह को जब ये बहुत तरीके से फैलने लगा, तो जो वहाँ पे ब्रिटिश एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, H.G. रॉबर्ट्स ने इसको क्रश किया, इसको यहाँ दबाया विद्रोह को। और बाद में कोटा के मेजर बर्टन की हत्या करके विद्रोही ने उसका सर काटकर पूरे शहर में घुमाया। बाद में रॉबर्ट्स ने तो इसको किसी भी तरीके से सप्रेस कर दिया, पर जो बर्टन आए थे और बर्टन और विद्रोही के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, और लड़ाई और विद्रोह होने के बाद इस मेजर बर्टन का सर है वो काट दिया और पूरे शहर के अंदर घुमाया गया। ये एक तरीके से कोटा के अंदर रिवॉल्यूशन। ऐसा आपको अलग अलग पढ़ना है। एरिनपुरा में चलो दिल्ली मारो फिरंगी इस तरह का नारा लगा था। फिर आप इसके अंदर ये भी पढ़ते हैं कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ आपने पढ़ा होगा पाली, उसमें आप पढ़ेंगे चेलावास का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857। ये जो चीज़ें आपको याद रखनी है, मैक मैजन, तख्त सिंह, ओनाड सिंह, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। तो ये अलग अलग जो छावनियाँ है उसके अंदर अलग अलग इसके अंदर स्पेशल फीचर्स है, मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? Which article the Constitution provides that the Chief Minister shall be appointed by Governor? Article 163, Article 165, Article 164, Article 166। आई थिंक मैंने ये टॉपिक लगभग आपको 4 से 5 बार BCTQ के अंदर पढ़ाया होगा। अब आपको आंसर देना है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। यह आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दें। आपको ये आंसर देना है इस क्वेश्चन का। और मैं आपको बता चुका हूँ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में जानते हैं, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 163 तक राज्यपाल के आर्टिकल हैं। इसके अंदर बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। आर्टिकल 152 के अंदर स्टेट शैल हैव गवर्नर। और यहाँ पे ये बात भी की गई अकॉर्डिंग टू 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का भी गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। फिर बात की गई है आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है वो शेल वेस्टेड इन गवर्नर। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर के अंदर इसके अंदर समाहित होगी। तीसरी बात है कि यहाँ आर्टिकल 155 में बताई गई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और दूसरी बात है आर्टिकल 156 के अंदर इसकी टेन्योर, फिर उनकी योग्यताएं, ऐसी मैंने बहुत सी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई गई हैं। और साथ में आपको याद रखना है कौन से गवर्नर के टाइम के अंदर प्रेसिडेंसी रूल लगा, किस गवर्नर के टाइम उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ऐसे कुछ बेसिक फैक्ट हैं आपको गवर्नर के लिए याद रखना है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के बीच में जो संबंध है उसको भी आपको याद रखना है। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पिजांट मूवमेंट से आया है, जो किसान आंदोलन थे उससे संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से या जाट किसान आंदोलन से? किससे संबंधित है? आप आंसर दीजिए इन 4 ऑप्शन में से। 5 सेकंड आपके पास है, आप आंसर दीजिए कौन है इसके अंदर। राइट आंसर आप जानते हैं अलवर किसान आंदोलन का इससे कोई मतलब नहीं है, मेव से भी कोई मतलब नहीं है, जाट से भी मतलब नहीं है। राइट आंसर है बेगू किसान आंदोलन। और आप जानते हैं कि बेगू किसान आंदोलन का संबंध, आप बेगू आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। बेसिकली बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट इंस्पायर मैनी ऑफ पीजेंट ऑफ फ्यूडेटरी, यानी जिस तरीके से बिजोलिया आंदोलन चला था उसने बहुत से किसान जो दूसरे अलग अलग रियासतों के किसान थे उनको काफ़ी प्रभावित किया, उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि वो भी वहाँ की जो राज्य की जो दमनकारी नीतियाँ हैं उस दमनकारी नीतियों के एक्चुअली क्या होता था कि जो रियासतें थी उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती थी, जैसे रेवेन्यू ज़्यादा देना, टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ा देना। उसके बाद आप देखेंगे बेगार की प्रथा, बॉन्डेज सिस्टम,
ये जो सिस्टम थे उसके लिए यहाँ पे किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, और वहाँ पे जिस तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन चला तो दूसरी जो अन्य रियासतों के किसान थे उनको भी एक आशा की किरण जगी कि हम भी इस तरीके से मूवमेंट करके हमारी मांग को मनवा सकते हैं और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अब बेगू किसान आंदोलन के अंदर ये हुआ कि यहाँ पे 1921 के अंदर 1921 के अंदर क्या, जो भेरूकुंड का एरिया है मैनाल क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे इनकी एक सभा होती है और उस सभा के अंदर इट वाज डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रूलर ऑफ दैट रियासत, यानी जो रियासतकालीन जो राजतंत्र है उसके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करने के बारे में बात की जाती है, जो बढ़ते हुए लगान कर, बेघर की प्रथा और अत्याचार। इस कारण यहाँ पे एक तरीके से मीटिंग होती है भेरूकुंड मैनाल के अंदर। दूसरी बात, इन 1923 के अंदर क्या होता है कि नो रेंट कैंपेन, यानी कहने का मतलब यहाँ पे किस तरह का टैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से कैंपेन चला जाता है। पर ये जो यहाँ पे कैंपेन है ये अनूप सिंह के द्वारा इसको दबा दिया जाता है। एक तरीके से ये जो यहाँ पे आग लगी हुई होती है एजिटेशंस की, उस एजिटेशन को दबाया जाता है, रूलर है वहाँ पे अनूप सिंह द्वारा। अब बात ये होती है नेक्स्ट कि यहाँ पे किसी भी तरीके से अब इन लोगों को, बेगू किसान आंदोलन के जो वहाँ किसान हैं, उनको ये बात मनवानी है, अपनी मांगों को मानना है, उनके पास कोई रास्ता नहीं मिला। देन दे वेंट टू राजस्थान सेवा संघ, जो राजस्थान सेवा संघ का जो ऑफिस है वहाँ पे गए और वहाँ पे इनके लिए राम नारायण चौधरी, आपने नाम सुना होगा, राम नारायण चौधरी को असाइन किया गया। राम नारायण चौधरी वॉज असाइन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट ऑफ बेगू एंड ही गाइडेड एंड सपोर्टेड। उस समय में क्या हुआ, रामनारायण चौधरी को यहाँ पे असाइन किया गया कि इन किसानों की जो समस्या है उसके बारे में समझे और कोई हल निकाले। और बाद में एक तरीके से एक समझौता भी लगभग होने ही वाला था जागीरदार को एंट्री करा के कि यहाँ पे जो लाग बाग की जो बेगार है, उसके बाद जो कर्ज व्यवस्था है, अतिरिक्त कर देना, ये सब चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, किसी को कोई ज़्यादा कर देना नहीं पड़ेगा। बट ये हुआ क्या कि जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज दैट एग्रीमेंट एंड कॉल्ड बोल्शेविक समझौता, बोल्शेविक एग्रीमेंट, यानी जो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के, इन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसको कहा गया बोल्शेविक एग्रीमेंट। एक रशियन शब्द है, आपने अगर रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या, एक तरीके से बहुमत वाली बात है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं वहाँ के मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने। और साथ में उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, जीसी ट्रेंच, ये जो ट्रेंच है एक्चुअली जीसी ट्रेंच है, उसके अंडर में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई कि इसकी जांच करे कि प्रॉब्लम क्या है। और ट्रेंच कमीशन में भी जांच करके ये बता दिया ऑल गुड, जो भी यहाँ पे जो एक कहने का मतलब सेटअप और पॉलिसी हमारी है वो बढ़िया है, किसान फालतू है यहाँ पे इस तरीके से एजिटेशन और मांग कर रहे हैं, उनकी मांगें नाजायज़। अब ये बात जैसे पता चलती है और यहाँ पे जो भी कमीशन बैठता है और उन्होंने जो एग्रीमेंट बना दिए जाते हैं उसके अंदर यहाँ के किसानों को ज़्यादा रियायत नहीं दी जाती है, तो किसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये जब चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो इनकी मीटिंग होती है अलग, गोविंदपुरा करके गाँव है वहाँ पे, यहाँ पे अलग यहाँ मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर जीसी ट्रेंच कह देते हैं कि अगर आप हमारी बात को मानोगे नहीं तो हमें कुछ कहने का मतलब कदम उठाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे जो पीजेंट है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इस बात को और जीसी ट्रेंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीसी ट्रेंच ने यहाँ पे जो अंधाधुंध फायरिंग है वो करानी शुरू कर दी जहाँ पे किसान बैठे थे। और वहाँ पे लगभग रूपा जी कृपा जी, आप दो नाम याद रखिएगा, रूपा जी कृपा जी वहाँ पे शहीद हो गए, 2 किसान, और 2 किसान शहीद हो गए। उसके बाद मामला काफ़ी बढ़ गया, फिर एंट्री होती विजय सिंह पथिक की, और विजय सिंह पथिक के साथ यहाँ का जो ये रियासतकालीन समस्या है, ट्रेंच आयोग बैठा, ये सब प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, एग्रीमेंट भी बना दिया जाता है। इसके अंदर ही मेड फिक्स्ड टैक्स रेट एंड मैनी ऑफ टैक्स हैव बीन टेकन आउट बाय दिस गवर्नमेंट, यानी इसके अंदर जो कर की जो दर है उसको नियत किया जाता है और बहुत से जो अलग अलग कर हैं उसको यहाँ पे वापस ले लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो एक तरीके से पूरा है आपका बेगू किसान आंदोलन, जिसका संबंध ट्रेंच कमीशन से, बोल्शेविक समझौता, रूपा जी कृपा जी, बेसिकली जो कीवर्ड्स हैं आप उसको याद रखोगे तो पूरा इस आंदोलन के संबंधित जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसके बारे में आप देख भी लीजिए, डिटेल में भी है, ये जो मैंने आपको समझाया वो इस डिटेल में है। वर्तमान में बेगू चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेगू
अपने जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था ठाकुर अनूप सिंह के द्वारा लगान वृद्धि के कारण। अब जो अनूप सिंह ने लगान वृद्धि कर ली थी, इसके कारण यहाँ पे आंदोलन किया गया था। और ये जो बेगू है वो एक तरीके से बिजोलिया जागीरदार का नेबरिंग जगह है, जहाँ पे बिजोलिया उसके पास ही बेगू है। और बेगू किसान आंदोलन में आप जानते हैं बेगू के अंदर धाकड़ जाति के ज़्यादा किसान हैं, धाकड़ कास्ट। अब किसानों के अंदर क्या किया कि राम नारायण चौधरी आए, उन्होंने निर्णय किया कि फसल का लाटा कुंता, आपने पढ़ा होगा फसल का किस तरीके से खड़ी फसल को एस्टिमेट किया जाता है, तो लाटा कुंता नहीं गिराया जाएगा, सरकारी कार्यालय अदालत का बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है, और ये समझौता होता है बोल्शेविक। बोल्शेविक रूसी शब्द है, इसका अर्थ बहुमत होता है। इस आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, और ट्रेंच आयोग ने बिना जांच की रिपोर्ट पेश कर दी कि यहाँ पे सब चीज़ें बराबर हैं। और फिर यहाँ की जो किसान हैं, इन्होंने ट्रेंच आयोग का ही यहाँ पे बहिष्कार किया। दूसरी बात, फिर भीलवाड़ा के अंदर फिर अनूप सिंह और किसानों के बीच की मांगों को स्वीकार कर लिया गया, और 13 जुलाई 1923 में किसानों ने स्थिति की समीक्षा की, गोविंदपुरा गांव में एक आम सभा का आयोजन किया, और इस अहिंसक आम सभा पर 13 जुलाई 1923 में ट्रेंच के आदेशानुसार लाठीचार्ज और गोलियां चलाई गई, और जिससे रूपाजी कृपाजी नाम के 2 किसान शहीद हो गए। इस अमानवीय कृत्य की निंदा करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हुई, और घटना के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने स्वयं संभाला। जो मैंने आपको बताया वो इसका एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है, और यहाँ पे आपका होता है बेगू किसान आंदोलन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पॉलिटी से विधानसभा सदस्य किसे विधानसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं? हु कैन बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? सभी विधानसभा के सदस्यों में से किसी को, राज्यपाल द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को, मंत्रिपरिषद द्वारा नामांकित किसी व्यक्ति को, या किसी भी व्यक्ति को। यानी यहाँ बात हो रही है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। जैसे भी राजस्थान के कौन है विधानसभा अध्यक्ष? सीपी जोशी सर। तो ये बता रहे हैं उनका चुनाव कैसे होता है। आप कभी भी जानते हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, इनका चुनाव आपस में ही होता है। जो वहाँ के जो एमएलए चुन के जाते हैं, उसमें से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। दूसरा, इनकी कोई शपथ भी नहीं होती है, जो ओथ टेकिंग इसका नहीं होता है। ये अपना एक निर्णायक मत जब भी टाई की स्थिति आती, ड्रॉ की स्थिति आती, तो एक अपना निर्णायक मत ये यहाँ पे वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसके अंदर ऑप्शन में आप देखोगे तो किसी भी व्यक्ति को तो नहीं है, मंत्रिपरिषद द्वारा नामांकित व्यक्ति भी नहीं है, राज्यपाल द्वारा भी नहीं है, विधानसभा सदस्यों में से किसी को, यानी जो विधानसभा सदस्य उसमें से ये चुन लेते हैं। और आप जानते हैं जो मैक्सिमम जो जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, और उनका वोटिंग ही ज़्यादा होता है, और उसी दल के वहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं मैक्सिमम। जैसे आप सीपी जोशी आप जानते हैं कि कांग्रेस के थे वैसे पहले, अभी भी, पर अब ये विधानसभा अध्यक्ष बन गए, इनका किसी दल से ज़्यादा संबंध नहीं होता, एक तरीके से न्यूट्रल होते हैं। और आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से विधानसभा चल रही है इन दिनों। तो ये है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, विधानसभा सदस्यों में से किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बेणेश्वर फेयर कॉल्ड कुंभ ऑफ ट्राइब्स हेल्ड? कहाँ है? ये डूंगरपुर में है, झालावाड़ में नहीं है, बांसवाड़ा में भी नहीं है, बारा में भी नहीं है, और ये आपकी डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर का मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। और आप देख ही रहे हैं इस तरह की सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे बेणेश्वर का मेला है। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे बेणेश्वर मेला के अंदर अगर धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो निष्कलंक संप्रदाय आपने पढ़ा होगा। निष्कलंक संप्रदाय जिसके संस्थापक थे मावजी, महाराज मावजी, इन्होंने यहाँ निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर धाम है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पे माघ पूर्णिमा के अंदर आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राजस्थान लिटरेचर से संबंधित है। राजस्थान लिटरेचर के अंदर आपको बताया गया है कि इनके राइटर और उनकी बुक्स, जैसे कर्णीदान ने क्या लिखा, श्यामल दास ने क्या लिखा, मोनोत नेंडसी ने क्या लिखा, सूर्यमल मिश्रण ने क्या लिखा। इनकी जो पुस्तकें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, उसके बाद आप खुमान रासो, दलपत विजय, ऐसे अलग अलग जो टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, उसके जो ऑथर हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ नॉर्मल देखें, सूर्यमल मिश्रण का आप सूरज प्रकाश, ये बूंदी से थे, हाड़ौती अंचल से थे, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है सूरज प्रकाश। अभी सूरज प्रकाश नहीं लिखा, इन्होंने वंश भास्कर लिखा है। मैक्सिमम क्या होता है, सूरज प्रकाश को
क्वेश्चन को ज़्यादा राइट करते हैं स्टूडेंट, बट इसका राइट आंसर है सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर वीर सतसई, आपने पढ़े होंगे। तो आप देखिए डी का 3 किसके अंदर मैच होता है, डी का 3 और ये डी का 3। दूसरा आप देखिए इसके अंदर श्यामल दास ने लिखा है वीर विनोद। तो बी का 4 देखिए आप, बी का 4 यहाँ पे, तो ये आंसर आपका सही है। कर्णिदान का सूरज प्रकाश। A2 मुहनोत नेंसी का मारवाड़ी परगना रिविगत। ये इस तरीके से सेटअप होंगे, कर्णिदान, सूरज प्रकाश, श्यामल दास, वीर विनोद, मुहनोत नैन्सी, मारवाड़ी परगना रिविरत और सूर्यमल मिश्रण सूरज प्रकाश। ये इस तरीके से एक दूसरे से मैच होंगे। राइट आंसर होगा ए। तो ये एक तरीके से आपका जो BCT की फॉर्मेट के अंदर आज का सेशन है वो हमने किया। इस सेशन के अंदर मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की है और साथ में आपको बताया कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उसके बारे में बात की। पीज़ान मूवमेंट के बारे में पढ़े, फेस्टिवल के बारे में भी हमने पढ़ा, राजस्थान का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट भी पढ़ा। ऐसी मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं इस वाले BCTQ के फॉर्मेट में, इस सेशन में। नेक्स्ट हम कल फिर आएंगे और कल फिर बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नई क्वेश्चन सीरीज़ की इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही और कल फिर वापस मिलते हैं। वर्क हार्ड, वर्ड इज़ योर्स। थैंक यू।